नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिलाओं की। ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर ख्याति प्राप्त की और इतिहास में इनका नाम अमर हो गया। सबसे पहले इस लेक्चर का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन महान महिलाओं की, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, देवी अहिल्याबाई होलकर, लता मंगेशकर, मेधा पाटकर, जया बच्चन, सरला ग्रेवाल, विजयराजे सिंधिया, रानी अवंतीबाई, रानी झलकारी बाई और सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई, यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, और आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता तो सुनी होगी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ये भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 को वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का हम जीवन परिचय देखें तो इनका जो जन्म है वो 1828 में वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 वाराणसी में होता है। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। तो जन्म इनका 1888 वाराणसी, पिता मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई और उनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। इतिहास में ये फेमस हुई हैं मणिकर्णिका के नाम से, एग्जाम में ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा मणिकर्णिका इनका वास्तविक नाम था, लेकिन लोग प्यार से इन्हें मनु और छबीली कहकर भी पुकारते थे। तो मणिकर्णिका को लोग मनु और छबीली भी कहा करते थे। इनका विवाह 1842 में झांसी के नरेश विवाह 1842 में झांसी के नरेश गंगाधर राव से हुआ। गंगाधर राव इनके पति थे। वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। तो विवाह के बाद ये लक्ष्मीबाई कहलाई। पति के अस्वस्थ होने पर दामोदर राव को गोद लिया। जब इनके पति अस्वस्थ रहने लगे तो पति के कहने पर ही इन्होंने, एक्चुअल में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन अल्प आयु में ही पुत्र का देहावसान हो गया था। और जब पति बीमार रहने लगे तो उन्होंने लक्ष्मीबाई से कहा कि हम एक पुत्र गोद ले लेते हैं जो हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। तो उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। और जब इन्होंने दामोदर राव को गोद लिया और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को जब इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया और रानी को 5,000 पेंशन देने की बात की। अब समझ लीजिए दोस्तों, ये बात क्या है। लॉर्ड डलहौजी जब भारत आया 1856 में, भारत आया 1856 से लेकर के 1848 से लेकर के 1856 तक ये भारत में रहा डलहौजी। 1848 से लेकर के 1856 का भारत में समय है लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी वो शासक है जिन्होंने भारत में हड़प नीति लागू की थी और अपनी इस हड़प नीति के तहत उसने भारत के बहुत सारे राजाओं को, रजवाड़ों को, बहुत सारी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आपने सुनी होगी। इस हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, उदयपुर, बाघात, झांसी, अवध, नागपुर आदि क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इसी क्रम में एक्चुअली में उसने एक दत्तक पुत्र का नियम लाया था कि कोई भी जो है राजा दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता। उसी कंडीशन में वो गोद ले सकता है जब उसे ब्रिटिश साम्राज्य की अनुमति होगी। लेकिन रानी ने जब दत्तक पुत्र गोद लिया, दामोदर राव की डेथ हो चुकी थी, गंगाधर राव जो उनके पति थे उनकी डेथ हो चुकी थी, दामोदर राव को उन्होंने गोद लिया। ये बात डलहौजी को पता चली। डलहौजी ने रानी को संदेश भेजा
कि हम आपको 5,000 रुपए की पेंशन देंगे, रानी आपको झांसी का किला खाली करना होगा, आपको झांसी छोड़ना होगा। रानी ने इसके प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी, किसी भी स्थिति में मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ किया। अब उन्हें इस बात का अंदेशा था कि ब्रिटिश सरकार बहुत जल्दी झांसी पर आक्रमण करेगी, तो सुरक्षा को चाक चौबंद किया, सेना का गठन किया और इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की और उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया। तो लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना बनाई, सेना का गठन किया और महिलाओं की भी भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया। 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। तो एक ब्रिटिश सेनापति जिसका नाम था ह्यूरोज, ये बात है 23 मार्च 1858 की, याद रखिए दोस्तों, ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। यहां रानी और अंग्रेजों के बीच जोरदार युद्ध हुआ। यहां 8 दिन तक ह्यूरोज ने किले को घेरा रखा, यहां लड़ाई बाहर चलती रही, लेकिन ब्रिटिश सेना अंदर प्रवेश ना कर सकी क्योंकि किले की जो दीवारें थी वो बहुत मजबूत थी। लेकिन बोला जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। आपने सुना होगा नाम सदाशिवराव का। सदाशिवराव ये कोई और नहीं बल्कि गंगाधर राव के छोटे भाई थे, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के देवर। और सदाशिवराव ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र पूर्वक ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को झांसी के गुप्त मार्ग का पता बता दिया। तो षड्यंत्र कर अंग्रेजों को झांसी के किले के गुप्त मार्ग का पता बता दिया, और जब गुप्त मार्ग का पता बता दिया तो ब्रिटिश सेना, ह्यूरोज की जो सेना थी, वो झांसी के किले में प्रवेश कर गई। अब जब झांसी के किले में प्रवेश कर गई तो ऐसी स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत वीरतापूर्वक उस किले में ब्रिटिश सरकार के साथ, ब्रिटिश सेनापति और ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन रानी की जरूरत थी इस देश को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस 1857 के विद्रोह का बुरी तरीके से दमन कर रही थी। इसलिए झलकारी बाई ने रानी का भेष बदला और ब्रिटिश सेना को दिग्भ्रमित किया। उन्हें लगा कि यही रानी है, और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले से छलांग लगा दी। रानी ने झांसी के किले से छलांग लगाई और ग्वालियर की छावनी पर आक्रमण कर दिया। तो याद रखना, झांसी से निकलकर रानी पहुंच गई ग्वालियर और ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर में ब्रिटिश एक सेनापति था जिसका नाम था स्मिथ। तो याद रखें दोस्तों, इसका नाम था स्मिथ। स्मिथ को यहां पर उन्होंने पराजित किया और सिंधिया की सेना ने रानी का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई सिंधिया ग्वालियर के किले में जब पहुंची तो जो सिंधिया थे, सिंधिया अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। यहां पर रानी ने ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। अपनी स्पीच से सिंधिया के सैनिकों को अपने साथ मिला लिया और यहां सैनिकों ने रानी का साथ दिया। तो ग्वालियर छावनी पर विजय प्राप्त की रानी लक्ष्मीबाई ने। स्मिथ बुरी तरह से पराजित हुआ, गंभीर रूप से घायल हुआ और ये हार कर यहां से भाग गया। दोस्तों, रानी वीरतापूर्वक लड़ती रही, लेकिन स्मिथ फिर जाकर के जा मिला ह्यूरोज से, क्योंकि ह्यूरोज कहां था? ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया था। रानी लक्ष्मीबाई वहां से निकल चुकी थी और जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आ गई थी तो उन्होंने स्मिथ को हराया। स्मिथ हारने के बाद ह्यूरोज से जाकर के मिला और दोनों ने लक्ष्मीबाई को हराने के लिए फिर से षड्यंत्र रचा और फाइनली 17 जून 1858 को ह्यूरोज ने स्मिथ के साथ झांसी पर पुनः आक्रमण कर दिया और 18 जून 1858 को, यह ऐतिहासिक डेट है दोस्तों, याद रखिएगा, 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कालपी, या एक और नाम है कोटा, यहां पर याद रखिए, कालपी या कोटा में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी वीर गति को प्राप्त हुई। तो आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां सुनी होगी। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार,
अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब जनरल स्मिथ सम्मुख था जिसने पहले मूकी खाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों इस तरीके से 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कालपी में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी के सेनापति गुलाम गौस खान थे। तो याद रखिएगा, रानी के जो सेनापति थे गुलाम गौस खान, ये भी लड़ते हुए झांसी में ही, झांसी के किले में ही मारे जाते हैं। लेकिन झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई वहां से निकल जाती हैं। जबकि उनकी सहायिका झलकारी बाई थी, जिसकी चर्चा हमने की, जिन्होंने भेष बदल के ब्रिटिश सेना को दिग्भ्रमित किया था। तो रानी के सेनापति थे गुलाम गौस खान, जिनकी समाधि झांसी में ही है, और इनकी सहायिका थी झलकारी बाई। चलिए आगे चलते हैं। झलकारी बाई और उनके जो पति थे, ये दोनों ही शहीद हो जाते हैं इस लड़ाई में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो वर्तमान में ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। तो ग्वालियर के फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, और झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में ही स्थित है। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर ख्याति प्राप्त की। इतिहास में इनका नाम अमर हो गया, और इनको और प्रसिद्ध करने में सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मध्य प्रदेश की दूसरी प्रसिद्ध महिला की हम बात करते हैं। इनका नाम है झलकारी बाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की ही सहायिका थी झलकारी बाई। इनको भी हम एक कविता के माध्यम से इनकी वीरता की हम बात करेंगे। बुंदेलखंड में जन्मी न रानी न महारानी है, दब गई जो इतिहास में ये उस वीरांगना की कहानी है। शस्त्र चलाकर बड़ी हुई थी, ना थी कोई अबला नारी, मार गिराए शेर कुल्हाड़ी से, ऐसी थी योद्धा नारी। बनी दुर्गा सेना की नायक, पूरन के संग ब्याह किया, मातृभूमि की रक्षा ने दोनों ने दृढ़ संकल्प लिया। तो दोस्तों ये थी रानी झलकारी बाई, और झलकारी बाई का जो जीवन परिचय है वो भी हम देख लेते हैं। तो झलकारी बाई का जन्म कोल परिवार में 1830 में झांसी में हुआ था। तो कोल आप याद रखें, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में खासकर रीवा और सीधी, शहडोल, इन जिलों में आपको एक जनजाति देखने को मिलती है जिसका नाम है कोल जनजाति। तो ये एक ट्राइब थी, कोल जनजाति से थी, कोल जनजाति परिवार से थी झलकारी बाई। ये किसी राजघराने से नहीं थी और न ही ये महारानी थी। चलिए, तो ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, जिनका जन्म 1830 में झांसी में ही हुआ था। तो याद रखें, झलकारी बाई का भी जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, झांसी में हुआ है। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह था। तो याद रखें, इनके पिता का नाम था सदोवर सिंह, जबकि माता का नाम था जमुना देवी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थीं। इनके असाधारण योग्यता के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हें विशेष सलाहकार बनाया था। तो असाधारण योग्यता होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई की विशेष सलाहकार थी झलकारी बाई, और ये उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में उन्हें सलाह दिया करती थी। 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। तो झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की प्राणों की रक्षा के लिए रानी के वेश में अंग्रेजों को चकमा दिया। तो ये बात है कब की,
23 मार्च 1858 की। तो 23 मार्च 1858 को ही ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। उस समय झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों की रक्षा के लिए लक्ष्मीबाई का वेश बदलकर ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को, ब्रिटिश सेना को चकमा दिया था। चलिए, लेकिन इस लड़ाई में ये भी लड़ रही थी, इनके पति भी लड़ रहे थे, और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, इस युद्ध में उनके पति भी शहीद हो जाते हैं, लेकिन पति का शोक मनाने की जगह उन्होंने रानी के लिए लड़ने को प्राथमिकता दी, और ये भी वीर गति को प्राप्त होती हैं। तो ये थी रानी झलकारी बाई। झलकारी बाई की समाधि ये भी ग्वालियर में है। तो जैसे लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, वैसे इनकी समाधि भी ग्वालियर में है। दोस्तों, दो पंक्ति में मैं रानी झलकारी बाई को यहां पर पढ़ना चाहूंगा। स्वतंत्रता के दिव्य मशाल में दहका गई वह चिंगारी थी। स्वतंत्रता के दिव्य मशाल में दहका गई वह चिंगारी थी। अंग्रेज समझ रहे जिसे रानी, वो वीरांगना झलकारी थी। बनकर मनु वह सतरूपा रानी का जीवन बचा गई। निज प्राण न्यौछावर कर रण में मातृभूमि का ऋण चुका गई। तो दोस्तों, ये थी महान वीरांगना झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं रानी दुर्गावती की, गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती। चलिए, जिनका संबंध जबलपुर से था। तो रानी दुर्गावती, इनके लिए भी दोस्तों मेरे पास दो पंक्तियां हैं। शिखरों से ऊंची जिनकी नभ में छूती ख्याति थी, शिखरों से ऊंची जिनकी नभ में छूती ख्याति थी, वह कोई और नहीं रानी दुर्गावती करामाती थी। जिसके स्वाभिमान को कोई नहीं पा पाया था, अंत समय तक जिसने मुगलों को मार गिराया था। चंदेलों की बेटी ने नारी का गौरव और मान बढ़ाया था। अब आसफ खां को उसने नाको चने चबवाया था। दुश्मन थर थर कांप गया उसका जब पौरुष जागा था। उसके दृढ़ और तेज के आगे अकबर भी रण से भागा था। दुश्मन थर थर कांप गया उसका जब पौरुष जागा था। उसके दृढ़ व तेज के आगे अकबर भी रण से भागा था। तो दोस्तों, ये थी रानी दुर्गावती। तो चलिए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, और जीवन परिचय से लेकर ये वीर गति को कैसे प्राप्त हुई, वहां तक की इनकी पूरी कहानी की अब हम चर्चा करेंगे। तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर दुर्ग में हुआ था। तो याद रखें, इनका जो जन्म हुआ है वो 5 अक्टूबर 1524 को हुआ है। कहाँ हुआ है? कालिंजर के किले में हुआ है, कालिंजर के दुर्ग में हुआ है। और याद रखें, ये जो कालिंजर का जो किला है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये महोबा में है, अभी उत्तर प्रदेश में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो चंदेल वंश में इनका, चंदेल वेश हो गया, ये चंदेल वंश है। चंदेल वंश में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिता जो थे वो राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेल थे। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर में, मतलब कालिंजर किले में रानी दुर्गावती का जन्म होता है। 1542 में इनका विवाह गढ़मंडला के शासक 1542 में इनका विवाह गढ़मंडला के राजा दलपत शाह से होता है। राजा दलपत शाह इनके पति थे। तो याद रखें, तो गोंड वंश के शासक राजा दलपत शाह से विवाह हुआ, जबकि ये राजपूत थी, क्योंकि इनके जो पिता थे वो कीर्ति सिंह चंदेल थे। चलिए, राजा दलपत शाह से हुआ, और जो दलपत शाह थे वो संग्राम शाह के पुत्र थे। तो गढ़मंडला के एक महान शासक थे संग्राम शाह, उनके बड़े पुत्र थे राजा दलपत शाह, उनकी पत्नी बनी रानी दुर्गावती। तो राजा दलपत शाह से इनका विवाह हुआ, और उनसे विवाह पश्चात रानी दुर्गावती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था वीर नारायण। तो इनके जो पुत्र थे उनका नाम था वीर नारायण। तो याद रखना,
यहां पुत्र हैं वीर नारायण। 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इस समय वीर नारायण की उम्र मात्र 5 साल थी। बहुत अल्प आयु में रानी दुर्गावती की भी उम्र कम थी और इनके जो पुत्र थे वीर नारायण, उनकी उम्र मात्र 5 साल थी जब इनके पिता का मतलब दलपत शाह का देहावसान हो जाता है। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। तो 1556 की बात है। मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था बाज बहादुर। तो याद रखिएगा, मालवा के शासक बाज बहादुर ने गोंडवाना पर आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया रानी दुर्गावती ने, और रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को बुरी तरह पराजित कर दिया। राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने बहुत से युद्ध में शत्रुओं को पराजित किया। तो दलपत शाह की जब मृत्यु हुई उसके बाद जब बागडोर रानी दुर्गावती के हाथों में आई तो दुर्गावती पर बहुत से आक्रमण हुए और इन आक्रमणों का सामना बहुत वीरतापूर्वक रानी दुर्गावती ने किया। 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने भी गोंडवाना पर आक्रमण किया। तो ये बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये कब की बात है? 1564 की। तो अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था आसफ खान। अकबर का सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती वीरतापूर्वक लड़ी और अंत में जब बहुत वीरतापूर्वक लड़ी और अंत में उन्होंने अपने कटार से अपने ही प्राण न्यौछावर कर दिए। अंत में अपने ही प्राणों से, अपने ही कटार से अपने प्राण इन्होंने न्यौछावर कर लिए। चलिए, युद्ध पश्चात जनता ने विद्रोह कर दिया, अतः अकबर ने दलपत शाह के छोटे भाई चंद्रशाह को यहां का शासक नियुक्त किया। अकबर चाहता था यहां पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना, लेकिन गोंडवाना क्षेत्र की जो जनता थी उनको अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं थी, इसलिए लोगों ने विद्रोह किया। और जब लोगों ने विद्रोह किया, अकबर ने देखा, अकबर ने राजा दलपत शाह के छोटे भाई चंद्रशाह मतलब रानी दुर्गावती के देवर चंद्रशाह को यहां का शासक नियुक्त कर दिया। चलिए, तो यहां पर शासन अब किसका होगा? चंद्रशाह का होगा। जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर रखा गया है। तो जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इनकी समाधि जबलपुर के निकट बरेला गांव में है। तो दोस्तों याद रखना, रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो जबलपुर के निकट एक गांव है जिसका नाम है बरेला गांव। तो बरेला गांव में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। ठीक है, चलिए, तो ये थी रानी दुर्गावती। चंदेलों की बेटी ने नारी का गौरव और मान बढ़ाया था। जब आसफ खां को उसने नाको चने चबवाया था, दुश्मन थर थर कांप गया उसका जब पौरुष जागा था, उसके दृढ़ और तेज के आगे अकबर भी रण से भागा था। तो याद रखें दोस्तों, इसमें नाम आया है आसफ खां का अकबर का। तो अकबर ने ही इस क्षेत्र में 1564 में यहां आक्रमण करवाया था और उसका जो सेनापति था वो था आसफ खां। तो ये थी रानी दुर्गावती। चलिए, अब हम बात करते हैं एक और वीरांगना की जिनका नाम है मालवा की देवी अहिल्याबाई होलकर। महेश्वर, इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये होलकर राजघराने से संबंधित थी देवी अहिल्याबाई। राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 जामखेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। पिता मानकोजी शिंदे थे। तो इनका जो जन्म, इनको कहा जाता है राजमाता के नाम से जाना जाता है। पहला फैक्ट तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, राजमाता के नाम से मध्य प्रदेश की कौन सी महिला प्रसिद्ध हुई? तो वो थी देवी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को जामखेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र के जामखेड़ में हुआ। इनके पिता का नाम था मानकोजी शिंदे। तो याद रखिएगा, पिता थे मानकोजी शिंदे। मालवा में होलकर राजवंश के संस्थापक और पेशवा बाजीराव के सेनापति मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू और खांडे राव होलकर की पत्नी थी। देखिए दोस्तों, यहां पर याद रखें, मालवा में होलकर राजवंश के संस्थापक, मालवा में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की है? पेशवा बाजीराव ने। किसने की है? मालवा में होलकर राजवंश के संस्थापक राजवंश के संस्थापक और पेशवा बाजीराव के सेनापति, मतलब पेशवा जो बाजीराव थे, बाजीराव, हाँ भाई, ये बाजीराव मस्तानी वाले ही थे। पेशवा बाजीराव के सेनापति थे जिनका नाम था मल्हार राव होलकर। तो याद रखें, मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर की ये पुत्र वधू, मतलब ये उनकी बहू थी। तो मल्हार राव होलकर मालवा में होलकर राजवंश के संस्थापक थे। और ये जो मल्हार राव होलकर थे
वो पेशवा बाजीराव के सेनापति भी थे। तो याद रखिए दोनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मल्हार राव होलकर की बहू या पुत्रवधु और खांडेराव होलकर की पत्नी। तो याद रखिए ये खांडेराव होलकर, तो खांडेराव होलकर कौन हुए? इनके पति। तो देवी अहिल्याबाई होलकर के पति का नाम था खांडेराव होलकर, और कहा जाता है कि मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। बहुत कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था खांडेराव होलकर से। पति खांडेराव की मृत्यु जल्दी हो जाती है। 1754 में कुंभेर की लड़ाई में ये शहीद हो जाते हैं। तो याद रखें कुंभेर की लड़ाई, कुंभेर का युद्ध, इसमें पति की डेथ हो गई और ये बात है 1754 की। आगे चलें, अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर पति की मृत्यु के बाद अपने हाथों में ले ली और महेश्वर को, नर्मदा नदी के तट पर एक स्थान है महेश्वर जो खरगोन जिले में स्थित है। महेश्वर कहां पर है दोस्तों? ये खरगोन जिले में, खरगोन। तो याद रखें खरगोन जिले में स्थित महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ठीक, खरगोन जिले में है महेश्वर। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी पर महेश्वर घाट का निर्माण इन्होंने करवाया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापित किए। इन्होंने अपने शासन में बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। क्या क्या किया है? तो नर्मदा नदी पर महेश्वर घाट, आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी पर बहुत सारे घाट हैं। जैसे आपने सुना होगा गौरी घाट भी है, नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा में बरमान घाट भी है, और महेश्वर में महेश्वर घाट है। तो नर्मदा नदी के सबसे लंबे घाटों में एक है, सबसे लंबा घाट है नर्मदा नदी पर महेश्वर घाट। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग का निर्माण करवाया, शिवनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापित करवाया। अनेक तीर्थ स्थलों और मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। बहुत से मंदिरों की इन्होंने मरम्मत करवाई, जिसमें प्रमुख हैं अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका और महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर मंदिर की भी मरम्मत कराने का श्रेय देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने मालवा में अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। मालवा में लोगों की सुविधाओं के लिए बड़ी मात्रा में बहुत लंबी सड़कों का निर्माण करवाया। तो मालवा में सड़कों का निर्माण करवाया, सड़क के किनारे कुएं बनवाए, पेड़ लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, भूखों के लिए अन्न वितरित करवाया, प्यासों के लिए प्याऊ और मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सी सड़कों का निर्माण करवाया है, सड़क किनारे कुएं बनाए ताकि लोग वहां से जल ग्रहण कर सकें, पेड़ लगवाए, फलदार वृक्ष लगवाए, आराम करने के लिए धर्मशालाएं बनाई, भूखों को अन्न का वितरण करवाया, प्यासों के लिए प्याऊ और मंदिरों में विभिन्न विद्वानों की नियुक्ति करने वाली थी देवी अहिल्याबाई होलकर। इंदौर विश्वविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो इंदौर विश्वविद्यालय, इसका नाम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार 1996 से आदिवासी लोक कला हेतु महिलाओं को दिया जाता है। तो याद रखें आप, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार, तो देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जा रहा है 1996 से आदिवासी लोक कला के लिए केवल महिलाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों ये। तो आदिवासी लोक कला के लिए केवल महिलाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1896 से की गई है। इंदौर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखें इंदौर में प्रतिवर्ष देवी अहिल्या उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा देवी अहिल्या संग्रहालय और अहिल्याबाई की समाधि जो है वो महेश्वर में स्थित है। तो देवी अहिल्या संग्रहालय और इनकी जो समाधि है वो खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये थी देवी अहिल्याबाई होलकर। अगला नाम है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जिनका संबंध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से था। चलिए इनकी भी बात हम कर लेते हैं, रानी अवंतीबाई की। रानी ने अंग्रेजों का झूठा घमंड तोड़ा, रणछोड़ बना के उनको छोड़ा, हाथों में ली क्रांति की मशाल,
गोरों का किया हाल बेहाल, पिलाया घाट घाट का पानी, महान हो तुम रामगढ़ की छतरानी। तो याद रखें, ये थी लोधी रानी अवंती बाई। चलिए पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर इनकी हम वीर गाथा देखेंगे। तो रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनखेड़ी में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनखेड़ी, और ये जो मनखेड़ी जो गांव है, मनकेड़ी जो गांव है, ये सिवनी जिले में स्थित है। और इनके पिता का नाम था जुझारू सिंह लोधी। इनके पिता थे जुझारू सिंह लोधी। तो जुझारू सिंह लोधी के घर में रानी अवंतीबाई का जन्म होता है। रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ मतलब वर्तमान मंडला के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमादित्य के साथ हुआ। तो रानी अवंतीबाई का जो विवाह हुआ था वो राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र, लक्ष्मण सिंह लोधी मतलब इनके ससुर थे, और इनके पति का नाम था विक्रमादित्य। तो रानी के पति थे विक्रमादित्य, इनके साथ इनका विवाह हुआ। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो याद रखें, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस हुई अवंतीबाई, क्योंकि ये रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही तेज तर्रार थी, हथियार चलाने में माहिर थी, अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थी, और इन्होंने अपनी वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज सेनापति वार्डन को हराया। तो इन्होंने एक ब्रिटिश सेनापति जिसका नाम था वार्डन, याद रखिएगा, ब्रिटिश सेनापति वार्डन, वार्डन को पराजित किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, और ये रानी के हाथों मरते मरते बचा। ये रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया था वार्डन, लेकिन वार्डन बच गया और बाद में इसने फिर पुनः आक्रमण किया। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। चलिए 23 नवंबर 1857 को खैरी के प्रसिद्ध युद्ध में रानी अवंतीबाई लोधी और उनकी सेना ने मंडला के डिप्टी कमिश्नर वॉलिंगटन को पराजित किया। तो ये बात है 23 नवंबर 1857 की, एक युद्ध हुआ था, इसका नाम है खैरी का युद्ध। तो याद रखें, खैरी के प्रसिद्ध युद्ध में रानी अवंतीबाई लोधी और उनकी सेना ने मंडला के डिप्टी कमिश्नर थे जिनका नाम था वॉलिंगटन, तो मंडला के डिप्टी कमिश्नर वॉलिंगटन को पराजित किया, और क्षमा याचना मांगने पर रानी ने इसे माफ कर दिया। और कहा जाता है ये रानी की एक भूल थी, क्योंकि अभी ये दोबारा रानी पर आक्रमण करेगा। तो वेलिंगटन को पराजित किया, क्षमा याचना मांगने पर रानी ने इसे माफ कर दिया। कुटिल अंग्रेज वालिंगटन रानी से अपनी हार का बदला लेने रीवा के नरेश के साथ मिलकर इसने आक्रमण कर दिया। तो जो वॉलिंगटन था, अपनी हार का बदला लेने के लिए इसने जो रीवा के नरेश थे, रीवा के जो राजा थे, उनके साथ मिलकर पुनः रानी मतलब रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया। रानी इस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए अंग्रेज सेना से घिर जाने के कारण 20 मार्च 1858, ये बात है दोस्तों 20 मार्च 1858 की, तो 20 मार्च 1858 को वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों की हाथ आने के बजाय अपनी ही तलवार को अपने पेट में भोंक लिया। मतलब अवंतीबाई ने तलवार भोंक कर अपने बलिदान दे दिए और वीरांगना के रूप में ये अमर हो गईं। तो रानी अवंतीबाई जिनकी शहादत 20 मार्च 1858 को हुई, इन्होंने भी अदम साहस और वीरता दिखाते हुए अंग्रेजों को भयभीत किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी अवंतीबाई की समाधि रामगढ़ में स्थित है। तो याद रखें दोस्तों, इनकी जो समाधि है वो कहां पर है? रामगढ़ में। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कुदुसिया बेगम भोपाल। तो भोपाल में नवाबों का शासन था। जब मुगल काल समाप्त हुआ, उत्तर मुगल काल स्टार्ट हुआ औरंगजेब के बाद, तो औरंगजेब
के बाद भोपाल में नवाबों का शासन प्रारंभ होता है और नवाबों के बाद फिर यहाँ पर कुछ बेगमों ने भी शासन किया है। मतलब बेगम मतलब महिलाओं ने शासन किया है। तो उसमें से एक महिला थी जिनका नाम था कुदुसिया बेगम। कुदुसिया बेगम, क्या था इनका इतिहास, क्या था इनका रोल, तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं कुदुसिया बेगम की। कुदुसिया बेगम के बचपन का नाम गौहर बेगम था। तो याद रखें, इनके जो बचपन का नाम था वो था गौहर बेगम। तो गौहर बेगम के नाम से भी इनको जाना जाता है इतिहास में। भोपाल की ये शासिका रही गौहर बेगम या कुदुसिया बेगम। अच्छा, गौहर बेगम के नाम से इन्होंने एक किला भी बनाया था। तो याद रखना, गौहर फोर्ट या गौहर किला इन्हीं ने बनाया था, कुदुसिया बेगम ने। कुदुसिया गौहर बेगम भोपाल की प्रथम महिला शासिका मानी जाती हैं। तो भोपाल की पहली महिला शासक कोई हैं तो वो कुदुसिया बेगम हैं। तो इनका आप नाम याद रखें। 1818 से 1837 तक इन्होंने भोपाल पर शासन किया। 1818 से 1837 इन्होंने भोपाल में महिला युग की नींव डाली और गौहर महल का निर्माण करवाया। तो भोपाल में महिला युग की नींव डालने वाली थी कुदुसिया बेगम। महिला युग की शुरुआत किसने किया भोपाल में, तो याद रखें कुदुसिया बेगम। और इन्होंने भोपाल में ही अपने नाम पर गौहर महल का निर्माण भी करवाया है। तो गौहर महल भोपाल में किसने बनवाया, कुदुसिया बेगम ने बनवाया। गौहर बेगम ने भोपाल में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। तो भोपाल में एक बहुत बड़ी विशालकाय मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। तो इस जामा मस्जिद का निर्माण भी 1835 में गौहर बेगम ने ही करवाया है, याद रखिए दोस्तों। इन्होंने विशाल जल स्रोतों का निर्माण और भोपाल शहर में पानी के लिए पाइपलाइन का जाल बिछाया। तो इन्होंने विशाल जल स्रोतों का निर्माण करवाया, बहुत सारे जल स्रोत बनवाए इन्होंने भोपाल में, भोपाल शहर को पेयजल की आपूर्ति के लिए, पानी उपलब्ध कराने के लिए। और भोपाल शहर में पानी उपलब्ध कराने इन्होंने पाइपलाइन बिछाई उस समय, और इस कार्य के लिए उन्होंने एक जर्मन इंजीनियरों को भी नियुक्त किया। तो याद रखें, भोपाल में पाइपलाइन बिछाने, लोगों तक जल की आपूर्ति करने के लिए इन्होंने जर्मन इंजीनियरों को नियुक्त किया था कुदुसिया बेगम ने। भोपाल के हज यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान की। जो भोपाल के लोग, जो मुस्लिम हज यात्री हज के लिए जाते थे, उनको उन्होंने कुछ सुविधाएं प्रदान की। सत्ता के लिए अपने दामाद जहांगीर मोहम्मद और कुदुसिया के सैनिकों के बीच आस्टा में एक खूनी संघर्ष हुआ। तो याद रखें, सीहोर की एक तहसील है आस्टा। तो सत्ता के लिए अपने दामाद जहांगीर मोहम्मद, इनके दामाद का नाम था, और कुदुसिया के सैनिकों के बीच आस्टा में एक युद्ध होता है जिसमें खूब खून बहता है, बहुत से लोग इसमें मारे जाते हैं। 1837 में इन्होंने राजकाज से अवकाश ले लिया और इन्हें 5 लाख रुपए की पेंशन दी जाने लगी। तो 1837 में इन्होंने राजकाज से पेंशन अवकाश ले लिया, अवकाश ग्रहण कर लिया, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको 5 लाख रुपए की पेंशन दी गई। 5 लाख रुपए की पेंशन लेकर के ये शासन से हट जाती हैं। चलिए, तो ये थी कुदुसिया बेगम जिन्होंने भोपाल में महिला युग की नींव डाली और गौहर महल का इन्होंने निर्माण करवाया था, याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं भोपाल की एक और महिला की जिनका नाम है नवाब सिकंदर जहां बेगम। ये इतिहास में फेमस हुई अपने कुछ कृत्यों के कारण, और वो कृत्य ये थे कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने ब्रिटिश सेना को अपने दरबार में शरण दी थी, अपने अपने किलों में शरण दी थी, और वहां से इनकी मदद भी की थी, इसलिए इतिहास में इनको जाना जाता है। तो ये विख्यात नहीं है बल्कि ये कुख्यात हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं, काफी लंबा इनका शासन रहा। नवाब सिकंदर बेगम 1847 से 1868 तक भोपाल की ये शासिका रहती हैं। 1847 से 1868 तक भोपाल की ये शासिका रहीं नवाब सिकंदर बेगम। इनके शासनकाल को भोपाल रियासत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके शासनकाल को भोपाल रियासत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों याद रखें, भोपाल रियासत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए। हालांकि ये 1857 के विद्रोह के लिए इतिहास में चर्चा में भी रही, लेकिन बहुत से कल्याणकारी कार्य कराने के कारण इनको भोपाल रियासत, इनके काल को भोपाल रियासत का स्वर्ण युग कहते हैं। भोपाल में मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो याद रखें, एक मोती महल हमारे ग्वालियर में भी है, एक मोती महल जबलपुर में भी है, एक मोती महल रायसेन में भी है, एक मोती महल मंडला में भी है, और एक और मोती महल जो है दोस्तों वो भोपाल में। तो मध्य प्रदेश में 5 मोती महल हैं।
कंफ्यूज मत होना, 5 मोती महल हैं जिसमें से एक भोपाल में है, और भोपाल में ही इन्होंने मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। बड़ी और स्थायी सेना रखी, इन्हें नियमित प्रशिक्षण और अनुशासन पर बल दिया। ये एक ऐसी शासिका थी जिनने महिला शासक के रूप में एक बड़ी सेना रखी, स्थायी सेना रखी, उन्हें नियमित प्रशिक्षण दिया और उन्हें अनुशासित किया, अनुशासन पर बहुत ज्यादा बल दिया। पुलिस विभाग का गठन किया, बहुत सारे कार्य करवाए मैंने जैसा आपको बताया था। तो पहले तो बड़ी सेना रखी, उनको नियमित प्रशिक्षण दिया, अनुशासन पर बल दिया, पुलिस विभाग का गठन करवाया। इतना ही नहीं, इन्हें टकसालें भी स्थापित करवाई, डाक व्यवस्था को भी प्रारंभ किया। तो याद रखें, पुलिस विभाग का गठन, टकसाल और डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने वाली मध्य प्रदेश की शासिका थी सिकंदर जहां बेगम। याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। भोपाल में उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, तो ब्रिटिश सरकार की मदद से इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए भोपाल में। भोपाल में अस्पतालों का निर्माण करवाया, सड़क और सरायों का भी निर्माण कराया, बहुत सी सड़कें बनाई और लोगों के रहने के लिए, लोगों को ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया। सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस और मजलिस शूरा का गठन करवाया। सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस, तो याद रखें इन्हीं के नाम पर सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस और मजलिस शूरा का गठन करवाया, जिसमें अन्य धर्मों के विद्वान होते थे। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और इतिहास में इसके लिए चर्चा में रही। तो याद रखें, सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों को अन्न, पैसा और बारूद भी उपलब्ध कराया आंदोलनकारियों के खिलाफ। वह बुंदेलखंड के विद्रोह को दबाने में, याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुंदेलखंड में जो विद्रोहियों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें कौन थी बुंदेलखंड में? रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। बाद में यहाँ नाना साहब, तात्या टोपे, इनका भी सहयोग प्राप्त हुआ था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। अच्छा, 1857 के विद्रोह में सिकंदर जहां बेगम, जिन्होंने भोपाल में अंग्रेजों को अपने किले में पनाह दी, अपने किले में रोका, शरण दी। इसके साथ ही 1857 के विद्रोह में सिंधियाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। भोपाल के नवाबों के साथ साथ जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, और जो पंजाब के सरदार थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 1857 का जो विद्रोह था, उसमें कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, कोई सही रणनीति नहीं थी, प्लान वे पर वो नहीं था। अगर वो प्लानिंग तरीके से किया जाता और लोग अपने हितों के लिए ना लड़कर राष्ट्र के लिए लड़ते, देश के लिए लड़ते, तो शायद भारत उसी समय आजाद हो गया होता। हालांकि एक बात यह भी है कि उस समय हमारे पास कोई प्लान नहीं था कि अगर हम अंग्रेजों को भारत से भगा दें तो क्या करें। हो सकता है उस समय हम छोटी छोटी रियासतों में बढ़ जाते। तो फाइनली जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तो उन्होंने भारत को एक कर दिया, हमको एक सूत्र में पिरो दिया। हम एक राष्ट्रवाद के बल पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और 1947 के बाद एक अखंड भारत का निर्माण हुआ, राजतंत्र, राज व्यवस्था समाप्त हुई और हमने डेमोक्रेसी को अपनाया। चलिए, तो ये थी सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम के समय फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। इनके समय में फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने गढ़ी में, गढ़ी कहां पर है दोस्तों? रायसेन में, ने 1857 की क्रांति में भोपाल में विद्रोह किया। भोपाल में विद्रोह किया। यहां सिकंदर जहां बेगम अंग्रेजों को शरण दे रही हैं, लेकिन यहां दो मुस्लिम हैं, एक का नाम है फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान। इन्होंने गढ़ी रायसेन में 1857 की क्रांति में भोपाल में विद्रोह किया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया और सिकंदर जहां बेगम के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, याद रखिएगा। 1861 लॉर्ड कैनिंग द्वारा जबलपुर सम्मेलन में धार रियासत की बैरसिया परगना इन्हें पुरस्कार स्वरूप दी गई थी। तो 1861 में, 1857 के बाद 1858 आया। 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बन के आ गया था। यही भारत का पहला वायसराय भी बना, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के पहले वायसराय थे।
इन्होंने जबलपुर सम्मेलन में धार रियासत की बैरसिया परगना, परगना तहसील को कहा जाता था, तो एक पूरी की पूरी तहसील मतलब बैरसिया परगना इन्हें नवाब सिकंदर जहां बेगम को इनाम स्वरूप दी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं, मगर वो अपने गाए हुए गानों से सदा के लिए अमर रहेंगी। आपने एक से बढ़कर एक गानों को अपनी आवाज देकर मशहूर बना दिया। जैसे सैनिकों पर गाया गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इसी क्रम में आज फिर से जीने की तमन्ना है, आज फिर से मरने का इरादा है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये शायद अनपढ़ फिल्म का ये गाना है। इसके अलावा लग जा गले फिर से ये हंसी रात हो ना हो, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है चोरी नहीं की, ये मुगले आजम का गाना है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, अजीब दास्तां है ये कहां शुरू कहां खत्म। ऐसे गाने गाकर इन्होंने इन गानों को अमर कर दिया और खूब ख्याति प्राप्त की, खूब प्रसिद्धि प्राप्त की लता मंगेशकर ने। आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है और कुछ समय पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिलाओं में गिनी जाती हैं लता मंगेशकर। चलिए इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं और इनकी उपलब्धियों पर हम बात करेंगे। तो भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1829 को, 29, जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और 1929 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें हमने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो 1929 मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म होता है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। इन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे में गाया था। तो इनका जो पहला गाना था मराठी फिल्म किती हसाल में इनके द्वारा गाया गया। अभिनेत्री के रूप में इनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर थी। तो याद रखें, अभिनेत्री के तौर पर इनकी जो पहली फिल्म थी जो 1942 में आई वो पाहिली मंगला गौर रही। याद रखें दोस्तों, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। लता जी ने विश्व की 36 भाषाओं में से 50,000 से अधिक गाना गाए। एक रिकॉर्ड है इनके नाम, याद रखें। लता जी ने विश्व की 36 भाषाओं में, 36 भाषाओं में, इतनी भाषाओं का ज्ञान था इनको, 36 भाषाओं में से 50,000 से अधिक गाने गाए। तो रिकॉर्ड है इनके नाम 50,000 से अधिक गाने गाने का, जिसमें से कुछ गाने विदेशी भाषाओं में भी थे। चलिए, एक बड़ा रिकॉर्ड है इनके नाम। 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 25,000 गाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। तो याद रखें, 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 25,000 गाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया। लता मंगेशकर जी को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गीत आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट रहा। तो इनको सबसे बड़ा जो ब्रेक मिला वो महल से मिला, महल, और उनका गीत था आएगा आने वाला, ये बहुत ही सुपर डुपर रहा। चलिए, इनके हम पुरस्कारों की बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं इनको। फिल्म फेयर पुरस्कार मिला 1958 में, पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 में, फिर 62 में, फिर 65 में, फिर 69 में, फिर 93 में और फिर 1994 में। दोस्तों, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। 1969 में पद्म विभूषण मिलता है। दादा साहब फाल्के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया 1989 में। तो याद रखें, दादा साहब फाल्के भी मिला है। उसके बाद इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया 1997 में। तो राजीव गांधी पुरस्कार भी दिया गया है।
इसके बाद इनको पद्म विभूषण दिया गया है 1999 में। नूर जहां पुरस्कार दिया गया है इनको 2001 में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है 2001 में। और भारत का नागरिकों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई है, ये भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, ये याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया इनको 2001 में। तो 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये लिस्ट बहुत लंबी है, जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर उन पुरस्कारों का उल्लेख नहीं किया है। ये खास जो पुरस्कार उनको दिए गए हैं उनकी चर्चा हमने यहाँ की है। और ये वो महान स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हैं, है ना, जो जिनको हजारों पुरस्कार दिए गए, हजारों सम्मान दिए गए उनकी गायिका के लिए, उनकी गायकी के लिए, और बहुत सी भाषाओं में उन्होंने हजारों गाने गाए, और जिसमें से कुछ सुपर डुपर गाने जो अमर हो गए, उनकी चर्चा मैंने अभी आप लोगों से की। फाइनली 6 फरवरी 2022 को इनको मुंबई में एडमिट कराया गया और इसी दिन इनकी डेथ हो गई। तो इनका जो निधन हुआ है, याद रखें, 6 फरवरी 2022 को, 6 फरवरी 2022 को मुंबई में इनका देहावसान होता है, जबकि इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नाम है जया बच्चन। जया बच्चन जिनका मायका जबलपुर, और ये भी किसी परिचय की मोहताज नहीं। एंग्री यंग मैन की पत्नी, मतलब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन। तो पहले इनकी सरनेम थी जया भादुड़ी, भादुड़ी। तो ये भादुड़ी सरनेम थी, विवाह पश्चात इन्होंने बच्चन लगा लिया। इनका जन्म 1948 में जबलपुर में हुआ। इनका विवाह सदी के महानायक, तो याद रखें इनका जो विवाह है वो सदी के महानायक एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन से 1973 में हुआ। तो 1973 में इनका जन्म होता है। 1992 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। तो 1992 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। ये प्रसिद्ध अभिनेत्री वो वर्तमान में 2004 से 4 कार्यकालों से समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद है। तो लगातार 4 कार्यकाल से, मतलब लगभग 20 साल से राज्यसभा में सांसद हैं। किसकी तरफ से? समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन। इन्हें IIFA पुरस्कार के साथ साथ 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। तो 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है जया बच्चन को। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों के लिए 3 बार चुनी जा चुकी हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब भी इनको मिला है, और कितनी बार मिला है? ये इनको 3 बार दिया जा चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। 1963 में सत्यजीत रे की फिल्म महानगर से, तो 1963 में सत्यजीत रे की फिल्म महानगर से इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। तो ये थी जया भादुड़ी, जो विवाह पश्चात बन गई जया बच्चन, और अभी हैं राज्यसभा सांसद। नेक्स्ट, निर्मला बूच, भोपाल। हालांकि भोपाल से नहीं थी, एक प्रशासनिक अधिकारी। चलिए देखते हैं, इनकी भी हम बात करते हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1925 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1925 में उत्तर प्रदेश में, जबकि 9 जुलाई 2023 को इनका देहावसान हो गया। तो हाल ही में इनका देहांत हुआ है, निधन हुआ है। तो याद रखें, करेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव रही। पहली मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, इस फैक्ट को बिल्कुल याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव रही, और ये कब से कब तक रही मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव निर्मला बूच? तो 1991 से लेकर के 1993 तक। 1991 से 1993 तक मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्मला बूच, याद रखें। 1961 से 1993 तक मध्य प्रदेश और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में उच्च पदों को सुशोभित किया। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत सरकार के बहुत सारे विभागों को, उच्च पदों को सुशोभित किया। 1993 तक इन्होंने मध्य प्रदेश की महिला नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो याद रखें, मध्य प्रदेश की जो महिला नीति बनाई गई है उसमें भी इन्होंने अहम रोल निभाया है। इन्होंने महिला चेतना मंच की भी स्थापना की है। तो महिला चेतना मंच, तो महिला चेतना मंच की संस्थापक रही हैं ये निर्मला बूच। महिलाओं के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा इन्होंने कार्य किया है। मध्य प्रदेश में विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन और गुड गवर्नेंस के लिए भी इन्होंने काफी कार्य किया है।
तो याद रखें, सेक्रेटरी रहते हुए, सचिव रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश में विकेंद्रीकरण और गुड गवर्नेंस, एक अच्छे शासन के लिए भी इन्होंने काफी कार्य किया। निर्मला बूच ने कर्तव्य निष्ठा और प्रशासनिक दक्षता से कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाई। तो कर्तव्य निष्ठ थी निर्मला बूच और प्रशासनिक दक्षता मतलब पूरी इफिशियंसी से इन्होंने कार्य किया और एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की और आज ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिलाओं में शामिल हैं जिनकी चर्चा की हमने, निर्मला बूच की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम है मेधा पाटकर का। मेधा पाटकर एक जाना माना नाम जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो देखें, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, इनका जन्म 1 दिसंबर 1954 को बंबई में हुआ था। तो याद रखें, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर। इनका जन्म दोस्तों 1 दिसंबर 1954 को कहां हो रहा है? बंबई में इनका जन्म हुआ। याद रखें, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। मेधा पाटकर आपको लगेगा मध्य प्रदेश में हुआ है ना, तो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, इनका जन्म हुआ है बंबई में, लेकिन इन्होंने हमारे यहाँ काम किया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में काफी अहम रोल निभाया है मेधा पाटकर ने। देखते हैं, ये भारत की प्रसिद्ध समाज सुधारक और भारतीय राजनीतिज्ञ भी हैं, मतलब अभी हैं। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक यही हैं मेधा पाटकर। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1985 में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों ये 1985 में प्रारंभ किया गया था, जो सबसे शक्तिशाली जल आंदोलन था। और इसमें जो जो डैम थे, जो बांध थे, उनकी जो ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी उसका इन्होंने विरोध किया। जो जलमग्न क्षेत्र थे, जो डूब रहे थे, इसके लिए इन्होंने विरोध किया कि वो बांध की ऊंचाई ना बढ़ाई जाए, और वहां पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था उसके लिए भी इन्होंने आंदोलन किया। तो सरदार सरोवर बांध के बनने से आदिवासियों को जो नुकसान हुआ, उनकी मांग उठाई इन्होंने। आदिवासियों को नुकसान हुआ, उनका विस्थापन, उनके मुआवजे, किसानों के साथ साथ पर्यावरण को जो क्षति पहुंची उसको बचाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था। तो ये उनके उद्देश्य थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के: आदिवासियों के नुकसान, उनके विस्थापन, उनको मुआवजा, किसान और पर्यावरण नुकसान को बचाना। इस आंदोलन में अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल भी शामिल थे। याद रखना, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन कौन शामिल थे इसमें? अरुंधति राय थे दोस्तों, बाबा आमटे इसमें शामिल थे और अनिल पटेल भी इसमें शामिल थे, और आमिर खान, फिल्म नेता आमिर खान भी इसमें बाद में शामिल हुए थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 और इस आंदोलन में इनके साथ अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल भी जुड़े। आंदोलनकारियों की मांग बांध की ऊंचाई कम हो, जल स्तर को बढ़ने से रोका जाए। तो इनकी मांग थी बांध की ऊंचाई कम हो, बांध की ऊंचाई कम हो, जल स्तर को बढ़ने से रोका जाए, तथा पहले पुनर्वास हो उसके बाद विस्थापन हो। पहले पुनर्वास हो मतलब पहले पुनर्वास संबंधी नीति प्रॉपर बनाई जाए, उसके बाद फिर लोगों का विस्थापन किया जाना चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। मेधा पाटकर पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रही हैं। तो इस रूप में भी इनको जाना जाता है, पर्यावरण विद के रूप में जाना जाता है इनको, मेधा पाटकर को। याद रखें आप, पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रही हैं। 1992 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2014, याद रखें 1992 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार और 2014 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। तो दोनों फैक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। 1999 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार और 14 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरला ग्रेवाल की, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा की उच्च अधिकारी सरला ग्रेवाल, और इनका जो जन्म था वो 1927 में पंजाब में हुआ था। तो याद रखें, जन्म कब हुआ है? 1927, जिस समय साइमन कमीशन का गठन हुआ था उसी समय पंजाब में इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। तो याद रखें, सरला ग्रेवाल जाना माना नाम है। ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कब से कब तक रही? तो ये 1889 से लेकर 1990 तक रही। 1889 से लेकर के 1990 तक ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही, लगभग 10 माह तक, 1 वर्ष भी ये पूरा नहीं रह पाई। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा और श्याम चरण शुक्ल के समय मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही।
दोस्तों ये दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही? तो मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा और पंडित श्याम चरण शुक्ल। मोतीलाल वोरा और पंडित श्याम चरण शुक्ल के समय ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ये प्रधान सचिव रही। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव के रूप में 25 सितंबर 1985 को ये चुनी गई थी। सरला ग्रेवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन का सूत्रपात किया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने मध्य प्रदेश में काफी कार्य किया है, जिसमें महिला साक्षरता कार्यक्रम, नई शिक्षा नीति प्रारूप तैयार करने में इनकी सराहनीय भूमिका रही। तो महिला साक्षरता कार्यक्रम और नई शिक्षा नीति का प्रारूप, उसका ड्राफ्ट तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने यूनेस्को की शिक्षा सलाहकार समिति में भी 2 वर्ष तक प्रतिनिधित्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। यूनेस्को की शिक्षा सलाहकार समिति में 2 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया। भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो भारत में जो कार्यक्रम चल रहा है परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसमें भी इनका अहम रोल रहा। तो इसे भी याद रखें। 2002 में चंडीगढ़ में आपका देहावसान हो गया। तो इनकी जो डेथ हुई है दोस्तों, वो चंडीगढ़ में हुई है। याद रखें आप, चंडीगढ़ जो एक यूनियन टेरिटरी है पंजाब और हरियाणा के बीच में। चलिए, तो ये था इनका पूरा कार्यकाल सरला ग्रेवाल का, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, जिनका जन्म पंजाब में होता है। और ये मोतीलाल वोरा और श्याम चरण शुक्ल के समय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जो थे, इनके समय राज्यपाल रहती हैं। राजीव गांधी की ये प्रधान सचिव भी बनी और मध्य प्रदेश में बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम में अहम भागीदारी निभाई। आगे बढ़ते हैं। अगली महिला हैं सुमित्रा महाजन, और ये प्रसिद्ध राजनेता हैं सुमित्रा महाजन। इनका जन्म 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था भाई स्वतंत्रता के पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, याद रखें। और ये ताई के नाम से प्रसिद्ध है, साथ ही सुमित्रा दीदी भी इनको कहा जाता है। तो ये ताई के नाम से इंदौर में फेमस है, मालवा में फेमस है। ताई जी इनको बोलते हैं, सुमित्रा दीदी भी इनको कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई ये महान राजनेता रही हैं। हालांकि इन्होंने अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। इंदौर सीट से लगातार 8 बार ये सांसद रही हैं। तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंदौर सीट से लगातार 8 बार, 8 कार्यकाल के लिए ये जो ताई या सुमित्रा दीदी सांसद रही। 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 तक भारत की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर बनी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली लोकसभा स्पीकर थी मीराबाई, याद रखें। और 16वीं लोकसभा, इसका कार्यकाल कब से था 16वीं लोकसभा का? 2014 से 2019 तक। उसमें भारत की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर बनती हैं। तो दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष कौन? सुमित्रा महाजन। पहली मीराबाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 2019 में सक्रिय राजनीति से सुमित्रा महाजन ने संन्यास ले लिया। इसके बाद अगला नाम है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी का, जिनका संबंध टीकमगढ़ जिले से मतलब बुंदेलखंड अंचल से आती हैं ये। इनका जन्म 3 मई 1959 को टीकमगढ़ के लोधी राजपूत परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ है लोधी राजपूत परिवार में हुआ है। तो ये लोधी हैं। तो याद रखें आप, इनका संबंध बुंदेलखंड के टीकमगढ़ से है। उमा भारती जी का। ग्वालियर की महारानी विजया राजे सिंधिया ने इन्हें राजनीति में उतारा था। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे विजया राजे सिंधिया की। इन्होंने इनको राजनीति में उतारा। सन्यासी भारतीय में राम जन्मभूमि आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई। सन्यासी भारतीय ने मतलब ये सन्यासी हैं, इन्होंने विवाह नहीं किया है। राम जन्मभूमि जो आंदोलन चला था, राम जन्मभूमि आंदोलन, इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रूप में ये जानी जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखें। खजुराहो सीट से 4 बार ये सांसद बनी, जबकि 1 बार भोपाल से और 1 बार झांसी से। तो खजुराहो सीट से ये 4 बार सांसद रही हैं, 4 बार सांसद रही हैं, जबकि 1 बार भोपाल से और 1 बार झांसी से ये सांसद बनी। भोपाल में इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पराजित किया था। नहीं, ये नहीं है, साध्वी प्रज्ञा सिंह हैं जिन्होंने पराजित किया है।
चलिए, तो भोपाल और झांसी से एक बार और खजुराहो से 4 बार। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, तो याद रखें मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और प्रचंड जीत दिलाई थी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2003 में। चलिए, हालांकि 2004 में फिर मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को बना दिया गया था। मध्य प्रदेश के 15वें नंबर की मुख्यमंत्री रही, तो याद रखें कौन से नंबर की मुख्यमंत्री थी, 15वें नंबर की मुख्यमंत्री थी। 2014 में भारत की कैबिनेट मंत्री बनी, जिसमें इन्हें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री भी बनाया गया। तो 2014 से 2019 तक इन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई के लिए जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चलाया गया वो इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया गंगा सफाई के लिए। उमा भारती ने 2019 में राजनीति से ब्रेक लेकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी। तो 2019 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, राजनीति से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है, लेकिन अभी फिर चर्चा है कि ये अगला 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। चलिए, तो इनके प्रमुख पुस्तक हैं स्वामी विवेकानंद, इनकी एक पुस्तक है स्वामी विवेकानंद, इन्हीं ने लिखा है, और एक और पुस्तक है इनकी पीस ऑफ माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है कई बार, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड, ये उमा भारती जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजमाता विजया राजे सिंधिया, जिनका संबंध ग्वालियर से, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को नेपाल में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था नेपाल में, और 2001 में दिल्ली में इनकी डेथ हो गई। इनका मूल नाम लेखा दिव्येश्वरी था, इनका वास्तविक नाम था लेखा दिव्येश्वरी। मैट्रिक पास करने वाली ये पहली नेपाली महिला थी, तो याद रखें मैट्रिक पास करने वाली पहली नेपाली महिला विजया राजे सिंधिया। इनका विवाह ग्वालियर राजघराने के जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था। तो इनका जो विवाह हुआ था ग्वालियर राजघराने के जीवाजी राव सिंधिया से इनका विवाह होता है। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के अंतिम शासक थे। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के अंतिम शासक थे। विजया राजे सिंधिया भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थीं। तो याद रखें जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी का जो पहले नाम था वो जनसंघ ही था। तो विजया राजे सिंधिया भारतीय जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। 1957 में पहली बार गुना से लोकसभा सदस्य बनी। तो 1957 में गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी और ये जीती। इसके पश्चात ग्वालियर, भिंड, गुना से भी बनी और राज्यसभा सदस्य भी ये रही हैं। तो गुना से, भिंड से ये सांसद रही हैं, दोबारा गुना से चुनी गई, राज्यसभा ये सांसद भी रही। विजय राजा सिंधिया के बच्चे माधवराव सिंधिया, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। विजय राजे सिंधिया के जो बच्चे हैं वो हैं माधवराव सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, जो भी आप देख रहे होंगे वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में मुख्यमंत्री भी रही हैं। उसके बाद यशोधरा राजे सिंधिया, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा में है, बीजेपी में। यशोधरा राजे सिंधिया ये सबसे छोटी बेटी हैं, मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी हैं, ठीक है ना। तो विजया राजे सिंधिया के ये बच्चे हैं माधवराव सिंधिया। तो माधवराव सिंधिया तो अब नहीं रहे, इनकी डेथ हो गई। इन्हीं के पुत्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्र सरकार में अभी उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए और बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये उड्डयन मंत्री हैं। और इनकी बुआ हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया, मतलब वसुंधरा और यशोधरा ये दोनों, और माधवराव सिंधिया ये विजय राजे सिंधिया के बच्चे थे। तो यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में ये खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब सबसे अंत में जो नाम है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित इस कविता में देश की उस वीरांगना के लिए ओज था, करुणा, स्मृति और श्रद्धा थी। इस एक कविता ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। उनका लिखा यह काव्य
सिर्फ कागज ही नहीं था, रानी के जिस जज्बे को उन्होंने कागज पर उतारा उसे जिया भी था। गांधी जी के साथ ये असहयोग आंदोलन और जबलपुर के झंडा सत्याग्रह में अपने पति लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इन्होंने भाग लिया और कई बार ये जेल गईं और जेल की यातनाओं को भी इन्हें सहना पड़ा। तो ये कट्टर राष्ट्रवादी भी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। जबलपुर को इन्होंने अपना कर्मस्थली बनाया था, लेकिन इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में, 1904 याद रखिएगा कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में हुआ था। कई बार ये पूछा हुआ है एग्जाम में। विवाह खंडवा के ठाकुर थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह चौहान। याद रखना, ये भी एक क्रांतिकारी थे, ये भी एक राष्ट्रवादी थे। लक्ष्मण सिंह चौहान जिनका नाम आप झंडा सत्याग्रह में सुनेंगे, 1930 में जो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। 1920 के असहयोग आंदोलन में पति के साथ भाग लेने ये जबलपुर पहुंची। तो 1920 के असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। इसमें पति के साथ भाग लेने के लिए ये जबलपुर पहुंची। 1923 के जबलपुर झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया और महाकौशल क्षेत्र की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी बन गई। तो खंडवा आने के बाद इन्होंने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, साथ में यहाँ की इस क्षेत्र की एक बड़ी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुई सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत की पहली महिला सत्याग्रही भी कहलाई। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भारत की पहली महिला सत्याग्रही कहलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान को। ये प्रसिद्ध कवित्री और कहानीकार थी। इनकी पहली कविता मर्यादा थी। तो इनकी पहली कविता जो इन्होंने लिखी थी मर्यादा 1913 में। हालांकि इनके बारे में बोला जाता है ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 9th तक इन्होंने पढ़ी थी, ये 10वीं पास भी नहीं कर पाई थी। लेकिन इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो कविता लिखी, तो उस कविता ने इनको खूब प्रसिद्धि दिलाई। इन्होंने 90 से अधिक कविताएं लिखी हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है, जो मुकुल नामक संग्रह में शामिल है। तो झांसी की रानी जो कविता है, याद रखें दोस्तों, मुकुल नामक कविताओं का जो इनका संग्रह है उसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। कविता कौमुदी में इनकी कविताओं का संग्रह मिलता है। तो जो कौमुदी है इसमें इनकी कविताओं का संग्रह हमको देखने को मिलता है, इसे भी याद रखें। और अंत में 15 फरवरी 1948 को सिवनी के पास एक कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया। तो काफ़ी कम उम्र में इनका, मात्र 44 साल की उम्र में देहावसान हो जाता है। तो सिवनी के पास एक कार दुर्घटना होती है और उसमें इनकी डेथ हो जाती है, याद रखिए। तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक खंडपीठ का भी सृजन किया गया है, इसे भी आप याद रखें। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिलाएं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। आप कमेंट्स कर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू।